हो चुका है, केवल NaOH बचा हुआ है। वो 4 पॉइंट NaOH की भी देखने हैं अपन को। तो हम क्या क्या देख चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसमें। हमने सबसे पहले सूचकों के बारे में बात करी, प्राकृतिक संश्लेषित दोनों के उदाहरण देखे, गंधीय सूचक भी देखे। उसके बाद हमने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारकों के बारे में देखा। अम्ल और क्षारकों की आपस में अभिक्रिया, अम्ल और क्षारकों की अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। पहला धातु से अभिक्रिया देखी, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देखी। अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया, जिसको उदासीनीकरण कहते हैं, वो देखा। अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखी। उसके बाद हमने देखा कि इसमें H+ आयन होते हैं, उसमें अम्लों H+ होते हैं, उसमें OH- होते हैं। और कभी भी अम्लीय सूखे होते हैं तो वो अम्लीय या क्षारीय नहीं होते। जब वो पानी में घुलते हैं तभी उनकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होती है। इस प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा था हमने। इसके बाद हमने पीएच पैमाना देखा कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं, क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, है ना। पीएच पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। उसके बाद हमने लवण परिवार को देखना शुरू किया, और लवण परिवार में सबसे पहले हमने देखा कि साधारण नमक से NaOH बनाया जाता है, और उस दौरान क्लोरीन गैस भी निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, जो कि हम यूज कर सकते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, है ना। इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, NaCl लिया हुआ है हमने, NaCl में जो है पानी घोलते हैं, मतलब NaCl को पानी में घोल देते हैं और उसका विद्युत अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, विद्युत अपघटन। और इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें दूसरे छोर पर NaOH मिल जाता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो NaOH के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने बताया था लवण, लवण केवल यही है, पहला विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बस ये 3 ही लवण है जो 4 पॉइंट के आधार पे देखना था हमको। उसके बाद जो है ये 2 पॉइंट और मैंने बोला था कि पीओपी और NaOH, ये एक्स्ट्रा होंगे जो हमको देखना है, तो वही अपन देख लेते हैं और चैप्टर को आज खत्म करते हैं। 1 मिनट का टाइम दो। NaOH और वो देख लेते हैं। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद हाँ बस ये 2 ही टॉपिक बचे हुए हैं। क्रिस्टलर जल की थोड़ी सी एक परिभाषा है जो कि एक प्रयोग के साथ खत्म होती है। अगर सभी ने कॉपर सल्फेट देखा है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कॉपर सल्फेट का रंग नीला। कैसा? नीला। बैरागढ़ के बच्चों ने देखा है कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट को और किस नाम से जानते हैं अपन? नीला थोथा के नाम से जानते हैं। तोता नहीं, नीला थोथा लिख के बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। नीला थोथा। नीला थोथा किसको बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा, है ना। तो ये याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं लवण परिवार, हमारे 3 लवण पड़े हमने, विरंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धोने का सोडा। उनके हमने रासायनिक सूत्र याद कर लिए, बनाने की विधि याद कर ली, उपयोग याद कर लिए, है ना। 2 टॉपिक और छोटे छोटे इसमें लवण परिवार से हट के, वो भी हम 4 के आधार पर ही देखेंगे। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इंग्लिश में लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। इसका जाहिर सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम ही है, बस इसका सूत्र लिख लेते हैं, NaOH। ये सूत्र होता है। बनाने की विधि में आपने थोड़ा बहुत याद होगा, बुक दिखाई थी तो एक डब्बा था, डिब्बे में 2 कैथोड लगे हुए थे, मतलब इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, एक कैथोड था एक एनोड। हमने पानी, नमक का पानी प्रवाहित करवाया था, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगाई थी। तो हमने देखा था लास्ट में हमको NaOH मिल जाता है। तो हमने नॉर्मली क्या करवाया इस रिएक्शन में, हमने कुछ नहीं लिया, NaCl लिया, उसको पानी में घोला, मतलब H2O, और उसका विद्युत अपघटन करवाया। तो हमें प्राप्त हुआ NaOH, साथ में निकली क्लोरीन गैस, साथ में निकला हाइड्रोजन गैस, है ना। मैंने टू टू नहीं लगाया, हाथ से लिखूंगा क्योंकि नीचे लिखना होता है, नीचे नहीं लिख सकता मैं। NaCl को पानी में घोला, हमें क्या मिला, NaOH मिला।
क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे? कुछ भी नहीं है, बस आगे NaCl देखो आप, आपको देखो Cl2 दिख रहा है ना, तो Cl को दो करना है तो आगे दो लगाऊंगा, है ना। H2 है तो H2 तो है ही। Na यहाँ पर दो किया तो यहाँ पर भी दो करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन दो हो गए। कहाँ हुए ऑक्सीजन? ऑक्सीजन दो करना पड़ेंगे तो आगे दो लगाया। हाइड्रोजन चार हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन दो और ये दो, चार हो गए, है ना। रिएक्शन हमारी अब बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने में मेरे को नहीं लगता आप लोग को दिक्कत जाती होगी, जितना मुझे समझ में आया। आप लोग को अभी दिक्कत जाएगी ये सब नाम याद करने में, ये बहुत कठिनाई से हो रहे होंगे। और ये तो फिर भी थोड़े बहुत हो ही रहे होंगे, जो अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बन रहा है। धातु कार्बन अम्ल की धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया के साथ क्या बन रहा है। उदासीनीकरण की प्रोसेस क्या होती है, उसकी अभिक्रिया लिखने में इसमें थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। तो पहली बार के हिसाब से अगर केमिकल के नाम भी याद जा रहे हैं आपको, देखो अगर जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो चैप्टर का नाम पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। अम्ल क्षार और लवण चैप्टर में क्या क्या है अगर वो पता चल गया तो बहुत अच्छा है। अगर आपको अम्ल और क्षार के उदाहरण भी याद हो गए तो बेहतरीन है। अम्ल क्षार में अंतर याद कर लो, पीएच पैमाना याद कर लो, और लवण परिवार तीन जो लवण है उनके 4 पॉइंट के आधार पे, ये पहली बार के लिए बहुत से भी बहुत अच्छा है। रिएक्शन अगर याद नहीं भी हो तो मैंने पहले भी बताया है, लवण परिवार आपका सक्षम है, आपको आपकी नैया को डुबोने नहीं देगा वो। लवण परिवार, अम्ल क्षार में अंतर और पीएच पैमाना, ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं अगर कर लो तो 90% चांस रहते हैं इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इससे बाहर नहीं जाता, इस चैप्टर से कठिन बनाना होगा तो वो रिएक्शंस देगा, और अपन उसको भी छोड़ेंगे नहीं, रिएक्शन भी करेंगे। लेकिन पहली बार के हिसाब से अब मुझे मेरे को समझ में आ जाता है कि आपको टफ लग रही होंगी, जाहिर सी बात है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी अभी, है ना। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये हो गया इसका रासायनिक नाम, ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, और ये हो गया इसकी बनाने की विधि। ये बराबर कर रहा था मैंने, बराबर नहीं हुआ। NaCl में Cl को दो करा तो Na भी दो हो गया, इसको दो करा तो ऑक्सीजन भी दो हो गया, ऑक्सीजन को दो करा तो हाइड्रोजन चार हो गया, या हाइड्रोजन चार है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। फिर उसके बाद इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, NaOH का उपयोग। तो आपको ये वाली चीज याद होगी, आप चाहो तो लिख सकते हो, जब अपन ने बुक में देखा था यहाँ पर NaCl का उपयोग लिखे हुए NaOH के। धातुओं से ग्रीस को हटाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, और कृत्रिम फाइबर बनाने की किया जाता है। कृत्रिम फाइबर मतलब धागा, आप जो नायलॉन बोलते हैं ना जैसे, तो उसमें कच्चे माल के रूप में NaOH का इस्तेमाल किया जाता होगा। नायलॉन कच्चा मतलब संश्लेषित चीज है, कृत्रिम चीज है, मानव ने बनाई है ऐसा धागा, बहुत मजबूत है वो, है ना। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 पॉइंट हो गए। कहाँ कहाँ उद्योग? कागज उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, धातुओं पर से ग्रीस हटाने में, और कृत्रिम फाइबर बनाने में। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, फाइबर बनाने। ठीक, तो ये है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसका नाम है पीओपी। लवण में नहीं आता, हालांकि पीओपी जो है वो लवण में आएगा, है ना, लेकिन उसको शामिल नहीं किया है, क्योंकि रीजन मुझे नहीं मालूम क्यों किया, लेकिन है ये भी लवण, पीओपी भी लवण है। सबसे पहले तो पीओपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मेरे ख्याल से तो इंट्रोडक्शन में बता दिया था, याद भी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस नाम सुना है आपने? पेरिस कहाँ पर है? अमेरिका में। पेरिस कहाँ पर है? एफएल टावर नाम सुना है? एफएल टावर, एफएल टावर जो अभी अभी तो नहीं है खैर, लेकिन पहले 7 अजूबे में शामिल था। तो पेरिस जो है वो एफएल टावर जो है वो पेरिस में ही है, और पेरिस है फ्रांस में, है ना। उसको याद रखिएगा, एफएल टावर फ्रांस में ही बोल सकते हो आप, एफएल टावर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है। तो वो याद रखिएगा। ये जो पीओपी था वो पेरिस में खोजा गया था, इसलिए इसको
प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। पेरिस किस लिए फेमस है? एफिल टावर के लिए। वो एक लोहे का टावर ऐसा देखा होगा ना, लंबा सा, बहुत सारी जगह पे इमेज तो देखी ही होगी आप। तो वो एफिल टावर जो है वो पेरिस में ही है ना। पीओपी पेरिस में ही खोजा गया था, इसलिए उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं। ठीक है। अगर हम अब इसको आगे बात कर लेते हैं, इसका रासायनिक नाम, है ना। रासायनिक नाम लिखने से पहले इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ ताकि रासायनिक नाम लिखना आसान हो। तो इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4, Ca कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2। इकलौता ऐसी पूरी बुक में फॉर्मूला है जिसमें हाफ यूज हुआ है, 1/2 यूज हुआ। ये है पॉप का रासायनिक सूत्र। पॉप मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। CaSO4 1/2 H2O। इसका नाम बनता है कैल्शियम सल्फेट। ये ऑब्जेक्टिव में आया है और क्वेश्चन भी आ चुका है पीओपी पे बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है पीओपी। इसके ऊपर वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पीओपी बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है पिछले सालों में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये पीओपी का फुल फॉर्म है। आप चाहें तो NaOH तो लिखा ही होगा, इसको लास्ट पेज पर इंक्लूड करें। ये इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूत्र है, फॉर्मूला है जो कि केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कैसे बनाया जाता है? पीओपी बनाया जाता है जिप्सम से, है ना। जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी प्राप्त हो जाता है। अच्छी बात यह है कि जिप्सम का फॉर्मूला भी लगभग ऐसे ही होता है, बस उसमें पानी के अणु ज्यादा रहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2। यार मैंने, देखो डाउट सा आ रहा, 2 मिनट। पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ सही है, ये होता है जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या बला है भाई? एक्चुअली में आप अगर सीमेंट को देखोगे तो सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ये जिप्सम क्या करता है? सीमेंट को धीरे धीरे जमने देता है ना। अगर जिप्सम नहीं मिलाया जाएगा तो सीमेंट जैसे ही पानी घोलेंगे वैसे ही जम जाएगा, ठोस हो जाएगा वो। जिप्सम उसकी जमने की स्पीड को कम कर देता है और सीमेंट में मिलाया जाता है। और उसी जिप्सम से पीओपी भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं? जिप्सम को यदि हम गर्म करें, ये रिएक्शन बुक में नहीं मिलेगी, है ना। जिप्सम को यदि हम गर्म करें तो होता क्या है, हमको पीओपी मिल जाता है। पीओपी का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट 1/2 H2। CaSO4 डॉट H पीओपी मिल जाता है। अब देखो, दो में से आधा अणु, देखो H2O कितना था यहाँ पर? 2 अणु थे ना। H2O के 2 अणु थे, सामने लो 2 लिखा है मतलब अणु 2 थे। दो में से आधा पीओपी के पास है, 2 में से आधा है, 1.5 अभी भी बाकी है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1.5 पानी का अणु अलग से। एक सही 1/2, एक सही 1/2, 1.5 ही बोलते हैं ना इसको। 1.5 पानी का अणु इधर, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। बहुत सिंपल है पीओपी, बहुत सिंपल है। उसको वो नहीं हो, देखो इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में डिजाइनिंग की जा रही है, मूर्ति बनाई जा रही है, प्लास्टर, हड्डी टूट गई तो प्लास्टर चढ़ाया जा रहा है, पीओपी ही है वो, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है वो। तो पीओपी का फुल फॉर्म, मतलब पीओपी का फुल फॉर्म हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस में खोजा गया था। रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 डॉट 1/2 H2O। नाम हो जाएगा इसी के आधार पर कैल्शियम सल्फेट। आपको दिख रहा है Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, आधा अणु पानी का है तो हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है, पीओपी के फॉर्मूले में आधे पानी की जगह 2 पानी लगा। हिंदी में बोलोगे ना तो फनी भी लगता है,
और याद भी हो जाए। कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी, कैल्शियम सल्फेट और आधा पानी क्या कहलाता है? पीओपी। और कैल्शियम सल्फेट और दो पानी जिप्सम कहलाता है। दो कैल्शियम सल्फेट दो पानी जिप्सम को गर्म करोगे आप, तो हमको पीओपी मिल जाएगा। चूंकि आधा अणु इसने ले लिया है, तो 1.5 अणु पानी का इधर रिलीज हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के लिए। 1.5 अणु पानी का यहाँ निकल जाएगा। इस प्रकार से हमको मिल जाती है पीओपी। और उपयोग तो मैंने जस्ट अभी बताया, घरों को डेकोरेट करने में, दूसरा मूर्तियां बनाने में, तीसरा हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ता है वो भी पीओपी का ही रहता है, चौथा दांत के सांचे बनाने में। जब दांत बनाता है डेंटिस्ट, तो जो कच्चे सांचे बनाए जाते हैं ना, वो पीओपी के ही बनाए जाते हैं, है ना। तो डेंटिस्ट भी, दंत चिकित्सक भी दांतों के सांचे बनाने में पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे उपयोग है जो कि हमको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आखिरी डेफिनेशन है, बिल्कुल आखिरी छोटा सा टॉपिक है, वो है क्रिस्टलन जल का। क्रिस्टलन जल, ये क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसके लिए बुक एक प्रैक्टिकल सजेस्ट करती है। बोले एक परख नली में आप कॉपर सल्फेट लो, एक परख नली में, एक परख नली लो, उस परख नली में आपको लेना है कॉपर सल्फेट, जो कि इसी रंग का होगा, नीले कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4। अब करना क्या है आपको, इस परख नली को रखना है बुनसन बर्नर पे। इस परख नली को आपको रखना है बुनसन बर्नर, मतलब गैस पर। जैसे ही आप इसको गर्म करने लगोगे, तो आप पाओगे कॉपर सल्फेट का नीला रंग कन्वर्ट हो जाता है सफेद। क्या होगा? अपन ने परख नली ली, परख नली में कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का रंग था नीला, और हमने उसको गर्म किया, तो कॉपर सल्फेट हो गया व्हाइट। ठीक। और जैसे ही यदि हम इसमें पानी मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, तो हम पाएंगे कि कॉपर सल्फेट वापस से नीला हो जाएगा। प्रैक्टिकल समझो, बहुत सीधा सा प्रैक्टिकल है। कॉपर सल्फेट देखा हुआ होना चाहिए आपको, साइंस क्लब में शायद मैंने करवाया भी होगा, 14 नवंबर को बच्चों ने प्रेजेंट किया होगा। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, परख नली में लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो पानी वो छोड़ देगा और सफेद रंग का हो जाएगा। और जैसे हम एक्स्ट्रा पानी बाहर से डालेंगे, तो आप पाओगे कॉपर सल्फेट फिर से नीला हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे आसपास पास कुछ क्रिस्टल होते हैं, जो कि अपने साथ साथ, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ये आपस आस पास से नमी सोख लेता है, और इसके साथ इसका सही फॉर्मूला हो जाता है 5H2। मतलब कॉपर सल्फेट का सही फॉर्मूला है CuSO4.5H2। क्या बोला? कॉपर सल्फेट का सही फॉर्मूला है CuSO4.5H2। ये जो 5 अणु जुड़े हुए हैं ना कॉपर सल्फेट के साथ, इस 5 अणु के कारण से कॉपर सल्फेट जो है वो नीला दिखाई दे रहा है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग किसके कारण से? पानी के कारण से। तो कॉपर सल्फेट का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, हम जो पढ़ते हैं, वो CuSO4 ही होता है, लेकिन वो आसपास की नमी से क्रिया कर लेता है और 5 जल के अणु मिलते हैं। तो हम यही क्रिस्टलन जल कहलाता है। हमारे आसपास जो यौगिक होते हैं, वो यौगिक जो है पानी को अपने साथ जोड़ लेते हैं, और पानी को अपने साथ जोड़ लेने पर ही जो अणु बनता है, उसको हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं। यही पानी जो है क्रिस्टलन जल कहलाता है। उदाहरण के लिए, हमने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ा था। तो धातु कार्बोनेट को हम लिखते थे Na2CO3, लेकिन जब हम धावन सोडा बना रहे थे, तो हमने देखा था सोडियम कार्बोनेट सिंपल नहीं है, उसके साथ 10 अणु पानी के भी है कि नहीं? तो ये जो पानी जुड़ता है ना एक्स्ट्रा, इस पानी को ही हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल। आप ऊपर ही देख लो, पीओपी में आधा पानी जुड़ा हुआ है, जिप्सम में 2 पानी जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये क्रिस्टलन जल ही तो है।
टीओपी का क्रिस्टलन जल, जिप्सम का क्रिस्टलन जल। तो पानी कुछ अणुओं के साथ किसी भी यौगिक से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्रिस्टलन जल बोलते हैं। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है, ये प्रैक्टिकल याद रखना पड़ेगा। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो बुक में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई की हुई है, ये रटना पड़ेगी ऐसे की ऐसी। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के, लवण मतलब अभी जैसे ये देखो उदाहरण में लिखे हुए हैं। अभी ये ऑब्जेक्टिव में आया था, मुझे नहीं मालूम प्री बोर्ड में आया था गवर्नमेंट एग्जाम में कि कहाँ आया था, लेकिन कॉपर सल्फेट में जल क्रिस्टलन जल की मात्रा पूछी थी, तो इसका आंसर 5 था। ऐसे ही यहाँ पर धावन सोडे में क्रिस्टलन जल की मात्रा लिखी हुई है, 10 अणु है पानी के। कॉपर ये हमारा जिप्सम है, जिप्सम में जल की मात्रा, जल के अणुओं की मात्रा 2 है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये आज का आखिरी का छोटा सा टॉपिक याद रखना है, डेफिनेशन ऐसी की ऐसी रखना है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टल का जल कहते हैं। का हटा दीजिए। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये बिल्कुल जरा सा टॉपिक था, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक कॉल आ रहा है, अटेंड कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ।